अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जिसमी हूँ मैं अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू मुकम्मल हो गया है। आज हम अपने नोट से इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बायोलॉजी का नोट्स है, चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 9 तक सारे चैप्टर्स मौजूद हैं। चैप्टर टॉपिक वाइज भी हैं और सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हैं। तो अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। सर फैज़ आपको पूरी डिटेल जो है वो गाइड कर देंगे नोट्स के हवाले से। अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है, दैट इज इन सर्कल द करेक्ट आंसर। यानी कि हमारे एमसीक्यूज जो है उसको दिया हुआ है। पहला एमसीक्यूज हमें दिया है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने में, किसमें, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है हाई मैग्निफिकेशन, दूसरा आपको दिया है शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, तीसरा आपके पास सी है यूज़ ऑफ हेवी मेटल्स, उसके बाद आपके पास नंबर डी है वेरी स्टेन सेशन। अब अगर यहाँ पर हम बात करें रेजोल्यूशन की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हमारे पास जो बेस्ट रेजोल्यूशन मिलती है वो बीम ऑफ लाइट की, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से मिलती है। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 2 एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, बी में लिखा है इंटरसेल्युलर डाइजेशन, सी में लिखा है सिंथेसाइज ऑफ स्टीरॉयड और डी में लिखा है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। अब अगर हम ए की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक नहीं करता। इंटरसेल्युलर डाइजेशन जो हमारे पास होती है वो लाइसोसोम करे होते हैं डाइजेशन का अमल, और स्टीरॉयड हमारे पास लिपिड्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन किस तरह बनता है, तो प्रोटीन बनता है बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। और ये जो हमारे पास स्टूडेंट राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं हमारे पास जो जितने भी हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं। अब ये हमारे पास जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर एक दानेदार नुमा जो है ना वो सरफेस मौजूद होता है, ठीक है। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक कहते हैं। तो जब राइबोसोम्स यहाँ मौजूद होगा और राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाता है, राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसका फंक्शन हुआ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन को करना, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पूछा गया है स्टूडेंट, विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मॉसिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कौन से स्टेटमेंट फ्लूइड मॉसिक मॉडल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए में हमारे पास लिखा है द लेस अनसैचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर। जब वो लेस अनसैचुरेटेड होगा तो फिर वो फ्लूइड जो होगा वो मोर नेचर होगा, ठीक है। कैसा होगा, हमारे पास नेचुरली होगा, क्योंकि उसमें जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड है। दूसरा ऑप्शन है द मोर अनसैचुरेटेड ऑफ फैटी एसिड मोर फ्लूइड नेचर, हायर द टेम्परेचर लेस फ्लूइड। अच्छा, इन सारी चीज़ों में हायर और लोअर टेम्परेचर का तो हमने जिक्र ही नहीं किया था। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जिक्र किया था कि वो मोर होगा तो लेस होगा। तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो सैचुरेशन होती है फैटी एसिड की वो लेस होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। उसके बाद हमसे नंबर 4 में पूछा गया है विच प्रोसेस अलाउज मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो कौन से प्रोसेस हैं जो सेल के अंदर और बाहर अलाउ करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। तो नंबर 1 में आपको दिया है ऑस्मोसिस, 2 में है डिफ्यूजन, 3 में है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इनके ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं हम। तो ऑप्शन ए में लिखा है 1 ओनली, बी में लिखा है 1 and 2 ओनली, सी में लिखा है 2 and 3 ओनली, और डी में है 1 2 3 के तीनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। यहाँ पे जो है वो टाइपिंग एरर है, ए और बी के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1 2 और 3 तीनों जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अलाउ कर सकते हैं मूवमेंट में। ऑस्मोसिस भी वो प्रोसेस है जिसमें जो है यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है सेल के इर्द और बाहर से और अंदर से। डिफ्यूजन में भी हो सकती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हो सकती है। ये तीनों मेन प्रोसेस है किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट करवाने में, ठीक है। तो आंसर आपके पास होगा डी 1 2 and 3, सही है। उसके बाद नंबर 5 एमसीक्यूज में पूछा गया है ऑल आर पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। अब ये तमाम पोस्टुलेट है सेल थ्योरी की एक्सेप्ट, सिवाय किसके,
पहला पॉस्टुलेट पढ़ लेते हैं। लिखा है न्यू सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक नया सेल जो बनेगा वो पुराने मौजूदा सेल से ही बनेगा बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। बी में लिखा है सेल डज नॉट कंटेन दी हेरिडिटी मटेरियल। सेल कंटेन नहीं करता हेरिडिटी मटेरियल को। सी में लिखा है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। बिल्कुल करेक्ट है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो हमारे पास बी है वो इसका सही आंसर होगा। ये एक्सेप्ट है सेल थ्योरी में से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है सेल। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है और तभी तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है कि सेल डज नॉट, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था सेल कंटेन दी हेरिडिटी मटेरियल विच पास आउट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 6 एमसीक्यूज में स्टूडेंट पूछा गया है सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ। सेकेंडरी वॉल बनी है हमारे पास ऑप्शन ए पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन, सेल्यूलोज एंड लिगेन और लिगेन एंड पैक्टिन। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज और लिगेन से मिलकर तमाम सेल्यूलोज सेल वॉल जो है वो बने। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 में आपसे पूछा है सिलेक्ट द ऑड वन। ऑड हमें जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। यहाँ पे वो चारों प्रोसेस बताए गए हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों को पास आउट करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें इन चारों चीज़ों में ऑड क्या है? देखिए, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, ऑस्मोसिस भी एक पैसिव है और फैसिलिटेड भी एक पैसिव है, लेकिन एक्टिव जो है वो पैसिव नहीं है बल्कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, विच मीन्स कि ये रिक्वायर्ड करता है एनर्जी को। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। इसलिए हमारे पास इसका जो ऑड वन होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब प्रोटीन का पाथवे बताना है हमें कि कौन कौन से ऑर्गेनल से गुजरते हुए प्रोटीन जो है वो बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए में लिखा है RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से लेकर राइबोसोम, राइबोसोम से लेकर गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम। तो पहला तो हमारे पास इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स को पहले आना चाहिए था। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। ऑप्शन बी में लिखा है राइबोसोम्स RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। तीसरे में लिखा है गोल्जी बॉडी, फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबो। तो यहाँ पर पहले हमारे पास होना चाहिए था राइबोसोम, इसलिए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि पहले वो राइबोसोम्स में क्या करेगा? प्रोटीन को बनाएगा। प्रोटीन को बनाने के बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ प्रोटीन राइबोसोम जुड़े हुए हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गुजरते हुए गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। गोल्जी बॉडी उसको क्या करेगा? गोल्जी बॉडी उसको पैकेजिंग करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, फिर वो लाइसोसोम्स के पास भेज देगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल करेक्ट पाथवे है वो हमारे पास है नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 MCQs में पूछा गया है सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इंटरसेल्युलर डाइजेशन। जब भी डाइजेशन का लफ्ज़ आए तो हमारे पास एक ही ऑर्गेनल ही है विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, विच हेल्प टू डाइजेस्ट पार्टिकल्स, तो वो हमारे पास है लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम्स, अदरवाइज यहाँ राइबोसोम भी लिखा है। तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या करता है? अरबिक रेस्पिरेशन करता है। अरबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी मॉलिक्यूल को, एटीपी जो हमारे पास है एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको जनरेट करता है। गोल्जी एपिटायस मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइबोसोम्स को जो हमारे पास डाइजेशन अमल करता है वो लाइसोसोम्स करते हैं। सही है। नंबर 10 MCQs में पूछा गया सिलेक्ट दी मिस्ड मैच। मिस्ड मैच हमें सेलेक्ट करना है जिसका हमारे पास जो है ना वो फंक्शन सही नहीं है। जैसे प्लास्टिड की बात करें तो जो हमारे पास प्लास्टिड होते हैं वो स्टोरेज करते हैं केमिकल्स को, पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रियोल हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, बिल्कुल करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करते हैं एटीपी को, बिल्कुल सही है। लेकिन राइबोसोम्स जो कि हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री है तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, बट यहाँ लिखा है कि ये सिंथेसाइज करता है हमारे पास स्टीरॉयड को। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर सी ऑप्शन है मिस्ड मैच है वो हमारे पास करेक्ट है। राइबोसोम्स जो है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, यहाँ पे स्टीरॉयड लिखा है। ठीक है, तो मिस्ड मैच मतलब जो गलत हो। ठीक है, मिस्ड मैच हो, सही तरीके से मैच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा MCQ जो है वो डन हो गया। ये वाला आप करेक्ट कर लीजिएगा लास्ट वन कि हमारे पास इस MCQs में 1, 2, 3 तीनों प्रोसेस होते हैं मूवमेंट करवाने में, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, MCQs नंबर 4 का ऑप्शन डी है करेक्ट।
उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट फिलिंग इन द ब्लैंक्स में। तो इस चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास जो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है दैट इज माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस डैश विजुअल इमेजेस, मैग्नीफाइन विजुअल इमेज। माइक्रोस्कोप को बनाया क्यों है? ताकि वो मैग्नीफाइन करे, मैग्नीफाइन करके हमें क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेज दिखाए, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डैश पॉइंट्स 2 पॉइंट। Magnification of a light microscope is formed by using a mixture of the power of the eyepiece and the dash lenses. Objective lens, माइक्रोस्कोप में दो ही हमारे पास लेंसेज होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमें एक बिल्कुल जो है वो प्रॉपर इमेज नज़र आए। पावर ऑफ मिक्सचर है ये माइक्रोस्कोप की मेन जो है वो क्या है, लेंसेज है। तो पहला आईपीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यूज में जो है ना वाइवा में अगर आपका एक्सपेरिमेंट जो बुक है, जो प्रैक्टिकल बुक है, अगर उसमें माइक्रोस्कोप हो तो उसमें ये वाइवा में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमारे पास जो लेंसेज होते हैं वो कितने होते हैं, कौन से होते हैं। तो मेरे टाइम में भी क्वेश्चन आया था, तो उसके 2 लेंसेज होते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं वाइवा के दौरान। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉन हैव अ मच शॉर्टर वेवलेंथ द विजिबल लाइट एंड दिस अलाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस डैश इमेज हाई रेजोल्यूशन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होगी और लाइट जो है वो विजिबल हो रही होगी, तो वो अलाउ करेगी माइक्रोस्कोप को कि वो हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो क्या करे, प्रोवाइड करे, सही है। नंबर 5 लिखा है इन प्लांट द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ मेनली स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है। नंबर 6 में लिखा है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर यानी बाइलेयर, आप बाइलेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल लेयर या बाइलेयर, बाइलेयर किसकी? फोस्फोलिपिड की लेयर, ठीक है ना। मेम्ब्रेन डबल लेयर से बनी होती है फोस्फोलिपिड की। डिफ्यूजन इज अ डैश प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। जब डज नॉट रिक्वायर एनर्जी लिखा है इसका मतलब पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 8 में लिखा है स्टूडेंट प्लांट सेल लूज वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक इस प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं? जब प्लांट अपने वाटर को लूज कर दे और साइटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू कैरियर प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मैंने आपको एक डायग्राम बनाई थी, वो डायग्राम आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक कैरियर प्रोटीन होता है, एक पूरा चैनल बना होता है जिससे हमारे पास चीज़ें पास आउट होती है, मूवमेंट होती है स्पेसिफिक सब्सटेंस की, ठीक है। कौन से प्रोसेस में? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, क्योंकि ये फैसिलिटी फराहम कर रहा है। वैसे तो हमारे पास प्रोसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस भी है, लेकिन इसे हम फैसिलिटेटेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैरियर प्रोटीन एक पूरे चैनल की ज़रिए। जैसे आपको हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक चैनल के ज़रिए कि आप घर बैठे जो है वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, पूरे बोर्ड की अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट, ये पूरा एक चैनल, अब वहाँ पे जो चैनल है वो कौन सा है? रास्ता, पूरा एक रास्ता, पूरा एक कैरियर प्रोटीन प्रोवाइड करता है कि चीज़ें वहाँ से ईजिली मूव आउट हो सके, जिसमें मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि वो अपने शेप को भी चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 10 फिलिंग द ब्लैंक्स दैट इज द माइक्रोस्कोप्स माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ वेरी पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म सेंट्रियोल्स आर डैश इन नंबर। अब वो कितने नंबर के हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे अरेंज्ड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के? तो वो 27, ये आपने याद रखना है, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। 27 नंबर्स में वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम स्टूडेंट डेफिनेशंस में। डेफिनेशंस आपके एग्जाम में आती है, किस तरीके से आती है? ऐसे आ सकती है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इस तरह भी आ सकती है डेफिनेशन, इस तरह भी आ सकती है कि आपके पास जो है वो वेजल्स क्या है, कार्टिलेज क्या है, इस तरीके से भी आ सकती है, ठीक है। तो हर चैप्टर में आपकी बुक में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उन सबको आपने याद रखना है, ठीक है। एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में पहला आपको डिफाइन करना है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो कंटेंट है किसका? सेल वैक्यूल का, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, टू द एक्सटीरियर थ्रू फ्यूजन प्रोसेस की मदद से ऑफ द वैक्यूल मेम्ब्रेन विद इन द सेल। यानी एक्सोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें रिलीज हो रही हैं, ठीक है, किससे? वैक्यूल से रिलीज हो रही है। अ प्रोसेस बाय विच द कंटेंट ऑफ अ सेल वैक्यूल इज रिलीज टू द एक्सटीरियर थ्रू फ्यूजन ऑफ द वैक्यूल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 में पूछा गया है कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो है वो एक सपोर्टिव
सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज हमारे पास जो हमारे एयर है, हमारे कानों में जो हड्डी है, जो बोन है, वो कार्टिलेज की होती है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल टिश्यू। फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? द सब्सटेंस ऑफ अ सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का जो सब्सटेंस है, स्पेशली दैट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्मिंग पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का, लेकिन ये हमारे पास न्यूक्लियस का ही सब्सटेंस है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है न्यूक्लियस के उसमें, तो आप उसको वहाँ से भी समझ सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास साइक्लोसिस जो है, हमारे पास द टर्म साइक्लोसिस रिफर्स टू द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग करना, ठीक है, लिविंग सेल का, तो ये हमारे पास एक प्रोसेस, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मोलाइसिस अभी हमने डिस्कस किया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लूज ऑफ वाटर टू फ्रॉम सेल, जिसमें हमारे जो ऑर्गेनल होते हैं यानी साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसी सिचुएशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, सही है, जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है, आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। रेजुलेशन की बात करें, रेजुलेशन क्या होता है? रेजुलेशन एक पैरामिड है। रेजुलेशन माइक्रोस्कोप में होता है, इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ स्पेसिमेन। दो स्पेसिमेन के दरमियान जो 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, या आप ये लिख सकते हैं जो हमें क्लियर इमेज देगा, ठीक है। तो रेजुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये पैरामिड्स है माइक्रोस्कोप के, रेजुलेशन और मैग्नीफिकेशन के बगैर, जब तक ये दोनों परफेक्ट नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, हम किसी भी स्पेसिमेन को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है नंबर 8 पे टिश्यू पूछा गया है, तो व्हेन सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। टिश्यू जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया था पिछले साल, आई थिंक 2021 के पेपर में आया था टिश्यू। और तो टिश्यू के जो क्वेश्चन है वो टिश्यू के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आते हैं, सही है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन लिखा है स्टूडेंट, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? सिंपली इनलार्जमेंट ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन से निकला है मैग्नीफाई करना, जब हम इमेज को इनलार्ज करके देखते हैं, यानी जूम, आप इसको याद कर रख लें, जूम इन से, ठीक है, जूम इन से, यानी हम इमेज को जूम इन करके जो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ, जूम इन किसको भाई? इमेज को, उसे हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन, राइट। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन टैबलेटेड फॉर्म। डिफरेंसेस आपके पेपर में आते हैं, और पहला वाला डिफरेंसेस तो इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स, जो लगता है कि आई गई, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा लाजमन, सही है जी। उसके बाद हमारे पास इसमें लिखा क्या है, इनका डिफरेंस अगर डिस्कस करें तो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल जो है हमारे पास, यानी कि हमारे प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के जो सेल हैं, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स ऑर्गेनिज्म का नाम है। इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अगर हम सेल को उठा लें तो इनके सेल को कहा जाता है प्रोक्रियोटिक सेल, यूक्रियोटिक सेल, राइट। डिफरेंस क्या है? हैविंग अ न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, हैविंग अ न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड। न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन पूरा ट्रू न्यूक्लियस प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता। यूक्रियोटिड में न्यूक्लियस होता है और प्लस मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, राइट। हैविंग 1 क्रोमोसोम बट नॉट ट्रू, एक क्रोमोसोम होता है लेकिन मुकम्मल नहीं होता, ट्रू नहीं होता। हैविंग मोर देन 1, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं जो बाद में जाके हमारे पास, पहले तो वो सेंट्रियोल होते हैं, क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर सेल डिवीजन में मदद करते हैं। वैक्यूल एब्सेंट, वैक्यूल नहीं होता प्रोक्रियोटिक सेल में, जबकि यूक्रियोटिक सेल में वैक्यूल होता है। राइबोसोम्स जो स्मॉलर होते हैं 70s, राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनल है, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक दोनों में मौजूद होता है, साइज का डिफरेंस है, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए 4 डिफरेंस इनफ है, लॉन्ग में पूछा जाए तो एटलीस्ट 6 डिफरेंस आपने लिखना है, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा डिफरेंस पूछा है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इतना चांस नहीं है, लेकिन आपकी बुक में मौजूद है तो आपने छोड़ना नहीं है, याद करना है। अदरवाइज यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक सेल और क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे एक और डिफरेंसेस था हमारे पास, लाइसोसोम और राइबोसोम्स, इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस अगर हम देखें तो लिखा है, दे आर फाउंड इन प्लांट, एल्गा एंड सम बैक्टीरिया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एरोबिक यूक्रियोटिक सेल्स में, यानी कि वो सेल्स में पाया जाता है जो एरोबिक, जो हमारे पास रेस्पिरेशन है उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे कि एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, सही है। बस आपने ये याद रखना है कि ये यूक्रियोटिक सेल्स में तो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सिर्फ उन्हीं यूक्रियोटिक सेल्स में होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही है ये एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करना, उसके नतीजे में एटीपी मॉलिक्यूल बनाना,
ठीक है। दे आर ग्रीन इन कलर, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली कलरलेस होता है। टू कंपार्टमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाई, थायोकोलाइड और स्ट्रोमा। दो अहम चीज़ें हैं क्लोरोप्लास्ट की, दैट इज थायोकोलाइड और थैलाकॉइड और स्ट्रोमा, ठीक है। और दो कंपार्टमेंट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के, दैट इज मैट्रिक्स और क्रिस्टी, सही है। मैट्रिक्स और क्रिस्टी हमारे पास मौजूद होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जबकि रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस भी आपने याद कर लेना है, देख लेना है एक बार, ठीक है। वैसे तो मैट्रिक की बुक में है, आप भी एक नज़र लाजमन देख लीजिएगा डिफरेंसेस में, इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद लाइसोसोम और राइबोसोम्स को अगर हम देखें डिफरेंसेस, लाइसोसोम और राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस है। लाइसोसोम भी सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम्स भी सेल ऑर्गेनल है। फ़र्क हमारे पास यह है, इट कैन बी फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल्स। लाइसोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि जो हमारे पास राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आपको पता है, यूकैरियोट वो सेल होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से, वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने, ठीक है। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने, यानी यूनिसेल्युलर, सही है। तो जो यूनिसेल्युलर हमारे पास होता है उनके सेल में लाइसोसोम मौजूद होता है, लाइसोसोम मौजूद नहीं होता। जो हमारे पास सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं उनकी बॉडी में हमारे पास राइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम भी होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स दोनों में मौजूद है और ये सिर्फ एक में मौजूद है। पहला तो ये डिफरेंस। दूसरा, इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स में एक मेम्ब्रेन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जबकि राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह कर तो ये दोनों में मौजूद है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। ये बना किस चीज़ से होता है, ये बना होता है प्रोटीन की मेम्ब्रेन से और डाइजेस्टिव एंजाइम से। जबकि राइबोसोम्स किससे बना होता है, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और राइबोसोम्स से और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन से ही राइबोसोम्स बने होते हैं और इनका काम प्रोटीन ही बनाना होता है, ठीक है। और आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम इसका अगला डिफरेंस देखें, दैट इज इट इज़ इन्वॉल्व इन इंटरसेल्युलर डाइजेशन। फंक्शन बताया गया एंड में कि ये डाइजेशन करता है इंटरसेल्युलर हमारे पास जो सेल्स है उसमें। राइबोसोम्स का काम होता है कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसलेशन इन एमआरएनए, यानी कि ट्रांसलेशन करता है मैसेंजर आरएनए की। तो फंक्शन तो हमारे पास वैसे प्रोटीन भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व कि किन कामों में इन्वॉल्व होता है, तो मैसेंजर आरएनए के साथ इन्वॉल्व होता है कि वो ट्रांसलेशन कर रहा होता है, सही है। तो हमारे पास आज की इस वीडियो में हमने कवर किया अपने एमसीक्यूज़ को, चैप्टर नंबर 4 के, फिलिंग इन द ब्लैंक्स को, डेफिनेशन को और डिफरेंसेस को। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड डिटेल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें। नोट्स अगर आप बाय करना चाहते हैं, क्योंकि नोट्स में आपको सारी चीज़ें सॉल्व मिल जाएंगी, इसके साथ ही नोट्स में आपको जो थ्योरी बेस है चीज़ें वो भी इसमें शामिल है, इमेजेस भी इसमें शामिल हैं। तो अगर नोट्स आपको हेल्पफुल लगे हैं, नोट्स बाय करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह सर फैज़ुर रहमान आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।